जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। अच्छा यार, हम लोगों ने आज FA1 का पहला लेक्चर स्टार्ट करना है। FA1 का पहला लेक्चर का मतलब कि टोटली हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो पहले मैं थोड़ा सा 4-5 मिनट में आपको एक बेसिक रूल बता दूं कि आपने लेक्चर्स के थ्रू चलना किस तरह। आपको LMS पे हमारे लेक्चर्स मिले होंगे ऑब्वियसली। आपको चैप्टर्स सीक्वेंस में करने हैं। सबसे पहले सीक्वेंस में ही वहां पे अपलोडेड है और उसी सीक्वेंस में आपको लेके चलना है। हर चैप्टर के साथ प्रॉपर प्रैक्टिस शामिल होगी, वो आपको करनी है। हर चैप्टर के बाद आपने टेस्ट जरूर देना है जो कि LMS पर ही अवेलेबल है। उसकी डिटेल्स वैसे तो आपको मिल जाएगा, टेस्ट का एक प्रॉपर अलहदा से पेज है, उसमें एनरोल करके, क्योंकि आप अगर FA1 में एनरोल्ड है तो आप टेस्ट में भी एनरोल्ड होंगे। तो आपको हर चैप्टर का टेस्ट भी साथ देना है और एट लास्ट प्रॉपर मॉक्स भी वहां पे अवेलेबल होंगे, वो भी आपको देने हैं। ये एक फ्रेमवर्क है, एक बस बताया कि आपने किस स्ट्रक्चर से गुजरना है। लेकिन अगर हम FA1 किताब की बात करें तो FA1 की जो किताब है एक्चुअली ये बेस्ड करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। क्योंकि आप टोटली न्यू है CCA में, तो हमें पहले यही समझना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझने से पहले की गेम थोड़ी और है। पहले हम उस बात को समझेंगे कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस क्या होता है, फिर हम इस चीज की तरफ जाएंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। एक प्रॉपर वे में हम एक सीक्वेंस में इस चीज को लेके चलेंगे। तो हमारे चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैं फॉलो किसको कर रहा हूँ? हमारे पास कैप्लन एज अ कंटेंट होगा, स्टडी हब एज अ कंटेंट होगा। और चूंकि स्टडी हब एक अपडेटेड कंटेंट है तो हम अपडेटेड कंटेंट को ही लेके चलेंगे। रेफरेंस हमारा स्टडी हब भी होगा। और कैप्लन मैं इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा मेच्योर कंटेंट लगता है वहाँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सबसे पहली बात इसमें जो बताई जा रही है वो है बिजनेस। बिजनेस क्या है भाई? बिजनेस क्या है? देखो भाई, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें तुम्हारी इंटेंशन है कि तुम प्रॉफिट बनाओ, यानी 1 रुपए की चीज लेके 2 रुपए की बेचो, यानी महंगी बेचो, जितना तुम्हें खुद को पड़ रहा है उससे ज्यादा का बेचो। ऐसी कोई भी एक्टिविटी होगी तुम बोलोगे कि वो बिजनेस है। यानी मैं कोई भी चीज सस्ते दामों जो मुझे पड़ रही है महंगे दाम बेच के उसको, उस एक्टिविटी को बोलूंगा कि बिजनेस है। और तमाम बिजनेस जो दुनिया भर में चल रहे हैं, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे, कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, समझते हैं कंपनीज क्या है और बाकी मामला अभी देखते सब देखते हैं क्योंकि आप बिल्कुल न्यू हैं। तो अभी सिंपल बेसिक समझें कि सस्ती चीज आपको खुद को पड़ रही है और महंगी बेचना ये एक्टिविटी बिजनेस है। तो कोई भी बैठा हुआ है अगर दुनिया में बेचने के लिए, तो इसका मतलब वो बिजनेस कर रहा है। अब समझते हैं कि बिजनेस जो दुनिया में चल रहे हैं, बिजनेस जो दुनिया में चल रहे हैं ये कितने किस्म के होते हैं। तो अपने पास 3 टाइप्स हैं। एक है सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडरशिप बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। सोल ट्रेडर में होता क्या देखते हैं, एक पार्टनरशिप और एक कंपनीज। यानी अपने पास 3 टाइप्स हैं, अपने पास 3 टाइप्स हैं बिजनेस की। 3 टाइप्स हैं बिजनेस की। 3 टाइप्स में क्या क्या? सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप और कंपनीज। अब इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क क्या है? सोल ट्रेडर, सोल मतलब अकेला, सोल ट्रेडरशिप है जब किसी बिजनेस में ओनली एक ओनर हो। जिस तरह भाई मैंने एक दुकान खोल ली, अब वो दुकान में ग्रोसरी की आइटम्स वगैरह बेचता हूँ और अकेला ओनर हूँ। हाँ, मेरे एम्प्लॉयज हो सकते हैं, यानी उस दुकान में मैंने 2 लड़के रखे हुए हैं काम करने के लिए, वो हो सकते हैं। लेकिन अकेला ओनर कहलाता है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर अकेला ओनर जो पूरे बिजनेस को देख रहा है। पार्टनरशिप में क्या होता है? मोर देन वन ओनर, यानी एक से ज्यादा ओनर जब हो तो ये पार्टनरशिप है। जैसे हम दो दो लोगों ने मिल के कारोबार स्टार्ट किया है, 4 लोगों ने, 10 लोगों ने, 15 लोगों ने मिल के कारोबार स्टार्ट किया, ये है पार्टनरशिप। ये फर्क हो गया सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में। और तीसरा है कंपनीज। कंपनीज में एक्चुअली ओनर्स को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। इसमें इस तरह नहीं होता कि दो बंदों के पास कंपनी है। कंपनीज में एक्चुअली होते हैं शेयर होल्डर्स। अब ये शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। क्योंकि FA1 की जो अकाउंटिंग है बेसिकली वो सोल ट्रेडरशिप और सोल ट्रेडरशिप के लिए। FA1 में सिर्फ सोल ट्रेडर की अकाउंटिंग है, बेसिक लेवल अकाउंटिंग, बेसिक लेवल चीजें। कंपनीज के जो मामलात हैं वो भी देखेंगे, हम बिल्कुल देखेंगे। लेकिन कंपनीज की अकाउंटिंग अभी आपने नहीं पढ़नी बेसिक लेवल पे। शेयर होल्डर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू यहां दे देता हूं। कंपनी
क्या क्या मकसद होता है? आपने वर्ड सुना होगा कंपनी अपनी रियल लाइफ में भी। अब होता ये है, फॉर एग्जांपल, एक कंपनी रजिस्टर्ड है, एबीसी। कंपनी एबीसी रजिस्टर्ड है किसी मुल्क में, ठीक है। अब इस कंपनी ने कोई भी चीज अगर चलानी है तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो कंपनी को भी पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ चाहिए, कहाँ से चाहिए? ओनर्स से चाहिए। ओनर्स, ओनर्स यानी कि जो मालिक हैं वही पैसा देंगे ना। अब होता ये, कंपनी क्या करती है, कंपनी देखती है कि हमें कितना पैसा चाहिए। एज्यूम करते हैं कंपनी को चाहिए 1 लाख रुपए चलने के लिए, 100K चाहिए चलने के लिए। अब कंपनी को पता है कि 1 लाख डॉलर जो है ना वो एक बंदा नहीं दे सकता। तो कंपनी उस 1 लाख के छोटे छोटे ना पार्ट्स बना देती है, जिसको वो बोलती है शेयर्स। जिसको वो बोलती है शेयर्स। अब एक शेयर फॉर एग्जांपल है 100 रुपए का। एक शेयर फॉर एग्जांपल है 100 रुपए का। इसका मतलब इस कंपनी में अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है अपनी तरफ से, मैं चाहता हूं मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊं, तो एक शेयर मुझे मिलेगा 100 का। अब मैं चाहता हूं मैं 2 शेयर लूं, तो मैं दूंगा 200 कंपनी को, और बदले में 2 शेयर ले लूंगा। क्योंकि एक शेयर 100 का है, मेरे पास 500 है, मैं 5 शेयर ले लूंगा। तो होता ये है कि जो यहाँ पे बाहर बैठे हुए ओनर्स होते हैं वो इस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं कि ये शेयर होल्डर्स हैं। ये पार्टनरशिप और सोल ट्रेडरशिप की तरह नहीं है, कंपनी टोटली एक अलग केस है। कंपनी के और भी बहुत से लवाजमात हैं, बहुत चीज़ें हैं, बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं गवर्नमेंट लेवल पे। जनरल डिस्कशंस में भी बहुत बातें हैं। लेकिन जब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे एडवांस सब्जेक्ट्स में, तो वहां जरूर देखेंगे कि कंपनीज में मेनली क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम एक चीज़ और भी डिफ्रेंशिएट करने लगे एक और पॉइंट पे। सोल ट्रेडर के अंडर मैंने लिखा हुआ है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। पार्टनरशिप के अंडर मैंने लिखा हुआ है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, लेकिन कंपनी के अंडर मैंने लिखा हुआ है लिमिटेड लाइबिलिटीज। यानी कंपनी वाहिद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। अब चूंकि आप टोटली न्यू है एसीसीए में, एफ ए 1 का पहला चैप्टर पहली क्लास ले रहे हैं, तो आपको लाइबिलिटीज का क्या पता होगा, और आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटीज और लिमिटेड लाइबिलिटीज का क्या पता होगा। तो इसको हम समझते हैं प्रॉपरली। देखो, ये एक स्टोरी से समझते हैं, स्टोरी से ही समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा बिजनेस है, और मैं इस बिजनेस में सोल ट्रेडर हूं। मैं इस बिजनेस में सोल ट्रेडर हूं, यानी अकेला मालिक हूं। इस बिजनेस को मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरी सेल्स काफी अच्छी थी, और मेरी कॉस्ट हमेशा सेल्स से कम होती थी। अब सेल्स जब ज्यादा हो और आपकी कॉस्ट जो आपने पैसा लगाया वो कम हो, तो आपको प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। तो बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था, सब बेस्ट था। आहिस्ता आहिस्ता हालात खराब हुए, कोई नजर वजर लग गई, कोई बहुत ही बुरा हाल हो गया। ठीक है, अब इतना बुरा हाल हुआ कि भाई मेरे पास इस वक्त बिजनेस के अंदर जो कैश है वो बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ। लेकिन मसला ये है कि मैंने किसी से लोन लिया हुआ है, और उसका लोन भी पूरा करना है। अब मैं सर पकड़ के बैठा हूं, मैं कह रहा हूं भाई ये मैं कैसे लोन पूरा करूं? मैं कैसे ये लोन पूरा करूं भाई, मेरे पास बिजनेस में पैसा ही नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अपनी दुकान करता हूं बंद, और घर को पहुंच जाता हूं। मैं अपने घर को पहुंच जाता हूं और मैं कहता हूं यार मैंने दुकान बंद कर दी। लेकिन जिससे आपने लोन लिया है वो आपको छोड़ देगा क्या? सोचो, अपनी अकल से सोचो, छोड़ेगा क्या आपको लोन लिया जिसने? वो तो बेटा घर तक पहुंच जाएगा, बोलेगा भाई पैसे निकालो। अब तुम कहो भाई मेरे बिजनेस में पैसा ही नहीं है, मैं कहां से लोन पूरा करूं? वो कहेगा बेटा अपनी बाइक बेच, अपना घर बेच, अपनी गाड़ी बेच, जो भी है बेच, लेकिन मेरा लोन पूरा कर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी उधार बिजनेस के ऊपर थे, वो एक्चुअली बिजनेस के ऊपर नहीं थे, उस ओनर के ऊपर थे। वो एक्चुअली उस ओनर के ऊपर उधार थे। तो ये जो लाइबिलिटीज वर्ड है, अब ये हम आगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन लाइबिलिटीज बोलते हैं उधार को। और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज जो मैंने तुम्हें बताया कि सोल ट्रेडर में है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है, यानी बिजनेस की हद तक नहीं है। अगर एक ओनर बिजनेस को बंद भी कर देता है, या बिजनेस अगर वो पे नहीं भी कर पा रहा, जिसको तुमने लोन देना है ना एज अ सोल ट्रेडर या एज अ पार्टनर, वो तुमसे आके पर्सनल बिलोंगिंग्स, तुम्हारी पर्सनल चीजों से भी लोन निकलवाएगा पूरा। ठीक है, और वो तुम्हें पे करना पड़ेगा। तुम खुद सोचो, तुम एक दुकान खोलते हो, दोस्त से पैसा लेते हो, दुकान डूब जाती है, दोस्त कहता है पैसा वापस करो। अब तुम ये तो नहीं कह सकते बिजनेस बंद हो गया मैं तो नहीं कर रहा। प्रैक्टिकली सोचो, तुमको ये तो नहीं कह सकते। वो तुम्हें कहेगा यार अपनी पर्सनल चीजें बेचो, गाड़ी बेचो, घर बेचो, जो भी है तुम्हारे पास बेचो, और मेरे पैसे पूरे करो, और तुम्हें पूरे करने पड़ेंगे। यानी यहाँ पे जो लाइबिलिटीज यानी उधार जो हैं वो लिमिट नहीं है बिजनेस तक, अनलिमिटेड है। यानी ओनर को पर्सनली भी पे करने पड़ेंगे अगर जरूरत पड़े। अच्छा, मैंने बताया सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ये गेम्स हैं।
कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज हैं। लेकिन कंपनी के बड़े मजे हैं, कंपनी के बड़े मजे हैं। अब कंपनी के मजे क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, वो ओपन हुई, उसमें शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया। शेयर होल्डर्स अभी मैंने बताया जो मालिक होते हैं कंपनी के, उन्होंने पैसा लगाया, और कुछ पैसा कम पड़ रहा था तो कंपनी की मैनेजमेंट ने जाके बैंक से भी पैसा ले लिया। कंपनी की मैनेजमेंट ने बैंक से भी पैसा ले लिया। अब जब कंपनी की मैनेजमेंट ने बैंक से भी पैसा लिया, कंपनी की मैनेजमेंट ने बैंक से भी पैसा लिया, कल को कंपनी का बुरा हाल हो गया। हम कल को कंपनी बिल्कुल बिल्कुल दिवालिया निकल गया, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, और अब इस हालत पे कंपनी बंद होने लगी है। अब हुआ ये कि बैंक को पता चला कि इस कंपनी के पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अकाउंट में $0 है। बैंक ने देखा हमने इसको $50,000 दिए थे, ये तो निकलवाए जाके। बैंक पहुंच गया कंपनी की मैनेजमेंट के पास। अच्छा, मजे की बात, कंपनी की कभी भी, बैंक कभी भी ओनर्स के पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ओनर्स तो हम होते हैं ना, पब्लिक होती है कंपनी में, बेसिकली पब्लिक ओनर होती है। जैसे आपने अक्सर मे बी एसीसी से पहले सुना हो कि हमने इस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, तो पब्लिक शेयर खरीदती है। पब्लिक के पास बैंक नहीं पहुंचेगा कि तुमने शेयर खरीदे तुम पूरा करो, नहीं। कंपनी की अपनी मैनेजमेंट होती है जो चला रही होती है, उस मैनेजमेंट के पास बैंक जाके बोलेगा हमारा पैसा कहाँ पे 50,000। तो मैनेजमेंट बोलेगी अपने पास तो पैसा है ही नहीं, $0। अच्छा, बैंक बोलेगा हमारा पैसा निकालो, कंपनी ये नहीं निकालते, क्या कर लोगे? अब यहां पे कंपनी का रूल ये है कि कंपनी के अंदर से जितना पैसा बिजनेस के अंदर से निकल सकता है वो निकलेगा। अगर पैसा खत्म हो गया और कोई उधार देने हैं, तो उसके बाद कोई भी ऐसा पर्सनल बिलोंगिंग से अपने पैसे नहीं देगा बैंक को। अब ये तो बड़ी अजीब बात है कि कंपनी बनाओ, बैंक बैंक से लोन लो, पैसा इधर उधर करो, और कंपनी बंद कर दो। तो बेटा, बैंक भी पागल नहीं है, बैंक तुम्हारा तुम्हारे बिजनेस का भी बाप है, ठीक है। बैंक तुम्हें पैसे ही तब देगा जब उस देखेगा कि तुम्हारी कंपनी में कितना दम है। अब एक बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, नाम बहुत नाम हो, उसको तो बैंक खुशी से लोन दे देगा। अब तुम XYZ कंपनी बनाओ, तुम XYZ कंपनी बनाओ और बैंक के पास पहुंचो, जरा लोन तो दो, तो बैंक बोलेगा बेटा तुम्हें मैं लोन जरूर दूंगा, अपना कोई एसेट हमारे नाम लिखवाओ। कल को लोन वापस ना हो, तुम्हारा एसेट हमारे नाम, तुम्हारा एसेट मतलब कोई अपनी बिल्डिंग, कोई अपनी गाड़ी हमारे नाम लगवाओ। तो बैंक भी उन्हीं को लोन देता है। लेकिन इन द वर्स्ट केस, अगर कंपनी का दिवालिया निकल गया और कंपनी ने पैसा देना है, तो यहां लाइबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि उस बिजनेस के अंदर जितना पैसा है वो पैसा तो उतर जाएगा, जितने भी आपके लेंडर्स हैं या जिनसे मतलब आपने जिनसे लोन लिया है। लेकिन सारा लोन आपको ओनर्स को कोई वापस नहीं करना, ओनर्स की कोई टेंशन नहीं है। ये है लिमिटेड लाइबिलिटी। अभी भी कंपनीज के बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे ज्यादा FA1 लेवल पे नहीं है। FA1 सिंपली एक सोल ट्रेडर, एक नॉर्मल कारोबार को देख रही है। FA1 का पूरा चैप्टर्स एक नॉर्मल कारोबार को देख रहे हैं। यहां तक हमने बिजनेस और उसकी टाइप्स को, बेसिक लेवल को प्रॉपरली समझा। हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग क्या होता है? एक तो पढ़ लिया बिजनेस, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारा FA1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो अकाउंटिंग के मतलब से पहले बिजनेस समझाया और अब अकाउंटिंग समझते हैं। देखो, बिजनेस जो है ना, बिजनेस कारोबार, इसमें हिसाब किताब बड़ा जरूरी है। ऑब्वियसली यार, बिजनेस में आपको लग रहा है यार एक छोटी सी दुकान है ना, तो उसमें भी हिसाब किताब की क्या जरूरत है? पैसा आ रहा है, ठीक है, मुझे चल रही है, प्रॉफिट है, रोटी शोटी खाओ, सो लो जाके, अगले दिन फिर दुकान खोलो। ऐसे नहीं होता। बिजनेस में एक एक हिसाब रखना जरूरी होता है। किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, कब कितना पैसा देना है, माल कब आ रहा है, कब आना है, माल की पेमेंट कब करनी है, जो सेल करनी है, अगर सेल किसी को करनी है, पैसा फौरन मिल गया कस्टमर से, तो उसकी रिकॉर्ड, हर चीज का रिकॉर्ड। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा आप ग्रो कर रहे हो नहीं कर रहे, आप कितने परसेंट से ग्रो कर रहे हो। अपने आप को ट्रैक रखना बड़ा जरूरी होता है, और उस ट्रैक रखने के लिए आपको अपनी बिजनेस में अकाउंटिंग करनी होती है। अकाउंटिंग होता है हिसाब किताब को मेंटेन रखना, हिसाब किताब रखना अपने बिजनेस के अंदर। इसका पर्पस क्या है? ये लिखा हुआ है नीचे कि टू रिकॉर्ड एवरी मूवमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन होती है कोई भी चीज होना बिजनेस में, सेल का होना एक ट्रांजेक्शन है, परचेज का होना एक ट्रांजेक्शन है, सैलरी देना अपने एम्प्लॉयज को ट्रांजेक्शन है, आपके बिजनेस को लॉस हो गया ड्यू टू सम रीजंस, वो ट्रांजेक्शन की वजह से हो, यानी ट्रांजेक्शन कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी बिजनेस में हो रही है वो ट्रांजेक्शन है। प्रोडक्शन हो रही है, मटेरियल खरीदा, वो ट्रांजैक्शन है। लेबर आ रही है, लेबर को सैलरी दे रहे हो, वो ट्रांजैक्शन है। बिजली का बिल आ रहा है, वो ट्रांजैक्शन है। हर ट्रांजैक्शन को नोट रखना, उसका रिकॉर्ड रखना, असल में अकाउंटिंग है, पर्पज है अकाउंटिंग का। इसके लिए एक वर्ड बुक कीपिंग भी यूज किया जाता है। आप लोग देखोगे, अब तो आप इस फील्ड में आ गए, आप देखोगे बुक कीपिंग का एक वर्ड, बुक कीपिंग यही होता है, हिसाब किताब रखना। बेसिकली अकाउंटिंग की जाती है, बुक कीपिंग
उसी का दूसरा नाम है, समझ लो, अपने लेवल पे समझ लो, बुक कीपिंग अकाउंटिंग है कि हिसाब किताब को मेंटेन रखना। अच्छा, मसला कब आता है कि मैं एक बिजनेस में अकेला ओनर हूँ, मैंने चार मैनेजर्स रखे हैं, चारों अपना काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे अकाउंटिंग ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं तो बाहर बैठा हूँ। अब कल को मैं कारोबार में आके कहता हूँ अपने किसी एम्प्लॉय को, कहता हूँ यार मुझे जरा बताओ, ये डाटा 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 दो मुझे, कोई रिपोर्ट दो मुझे, बताओ कितनी सेल हुई, क्या हिसाब किताब है, कितने का माल खरीदा, कितनी लेबर को सैलरी दी, क्या मामला है। अब तुम आगे से बोल रहे हो एज ए एम्प्लॉय कि वो तो मैंने हिसाब किताब ही नहीं रखा। तो भाई हमें रिपोर्ट क्या करोगे, ओनर को रिपोर्ट क्या करोगे तुम। तो इस चीज का हिसाब रखने के लिए, सारा हिसाब किताब रखने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। यानी अकाउंटिंग समझ लो कि बिजनेस की लैंग्वेज है, बिजनेस की जान है। ठीक है, बिजनेस की लैंग्वेज है अकाउंटिंग। बिजनेस जैसे आप समझ लो, आपने यहां से अमेरिका जाना है तो आपको इंग्लिश आएगी तब आप अमेरिका में रह सकोगे ना। तो आपको अगर बिजनेस में रहना है तो आपको अकाउंटिंग नहीं आती तो आप जीरो। ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए उसकी बैकबोन है अकाउंटिंग। ठीक है, अब अकाउंटिंग के बारे में बताया कि रिकॉर्ड रखना, लेकिन अकाउंटिंग आगे रिकॉर्ड रखने के बाद जाता किसके बाद है, वो रिकॉर्ड जाता किसके पास है, और उस रिकॉर्ड का क्या करें। मैंने रिकॉर्ड रख लिया, फॉर एग्जांपल मैंने देख लिया मेरे इस महीने की ये सेल हुई, फाइल बनाई, फाइल गई कैबिनेट में, बात खत्म। ऐसे तो नहीं होगा ना। अब उस रिकॉर्ड का वो इंफॉर्मेशन जो मुझे वहां से मिल रहा है, उस रिकॉर्ड से, उस रिकॉर्ड से इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो असल में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसको। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज नीडेड फॉर मैनेजमेंट एंड टू मेक, ये लिखा हुआ है, एंड टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। असल में वही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपकी अपने बिजनेस की मैनेजमेंट ही यूज करती है। मैनेजमेंट वो लोग जो बिजनेस चला रहे हैं। जैसे मैंने अपने अंडर चार मैनेजर्स रखे, तो वो चार मैनेजर्स मेरे बिजनेस की मैनेजमेंट है। उन लोगों को चलाने के लिए बिजनेस इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन तभी मिलेगी जब अकाउंटिंग हुई होगी। मैंने अपने मैनेजर से बोला मुझे बताओ हम 4 साल में कितना ग्रो किए, कल तुमसे पूछूंगा, मैंने ये बोला। अब अगले दिन मैं आया और वो चुप करके बैठा हुआ, क्योंकि सर हमने तो रिकॉर्ड जला दिए, हमने उसको चांदपुरे में देके पापड़ खा लिए। भाई अब इस तरह अगर करोगे तो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, पता कैसे चलेगा, ट्रैक कैसे करोगे अपनी परफॉर्मेंस को। एक तो ये चीज, एंड टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। असल में बिजनेस में एक ना रिकॉर्ड को कायम करने के बाद एंड पे कुछ रिपोर्ट्स बनती हैं हर साल, नॉर्मली हर साल, उनको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसको भी बहुत डिटेल में हमने देखना है, ये भी जाना है हमारे FA1 FA2 और आगे F3 की। ठीक है, ये देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी अभी आगे जाके। अब मैंने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था अकाउंटिंग का, तो मैंने एक वर्ड बोला था, ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन के वर्ड को मैं तुम्हें थोड़ा मजीद बता देता हूँ कि जिस तरह बिजनेस में सेल्स हैं, बिजनेस में पेमेंट्स हो रही हैं, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कुछ परचेस किया है। पेरोल, पेरोल होता है कि जो आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी सारी कैलकुलेशन, कितनी सैलरी जानी है, कितनी सैलरी काटनी है, कितने बोनसेस ऐड करने हैं, अगर किसी ने ओवर टाइम किया है कितने पैसे देने हैं। ये सारी भी ट्रांजैक्शन का पार्ट ही है। पेटी कैश, पेटी कैश होता है छोटे मोटे मामलात के लिए, चाय चाय के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, अकाउंटेंट करोड़ों का हिसाब किताब कर रहा है, बीच में एक बंदा आके कह रहा है यार 30 रुपए चाय के देना मुझे जरा। वो कहेगा भाई मैं करोड़ों का हिसाब करूं, बीच में पैसे, ये किस चीज का नाम आ गया। तो पेटी कैश इसलिए एक छोटी चीजों के लिए बिजनेस में एक साइड पे कैश मेंटेन किया जाता है हर महीने। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये 50,000 साइड पे कर लो, ये चाय वगैरह पानी वगैरह जो है ना इस तरह यहाँ से पूरा करते रहो, ताकि इसका बिल्कुल अलग हिसाब रहे। तो पेटी कैश ये चीज है, इसका हिसाब किताब, ये भी ट्रांजेक्शन होती है। फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग कभी बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, लोन लेने जाना है, या शेयर होल्डर के पास, सॉरी ओनर से पैसा निकालना होता है, क्योंकि हम सोल ट्रेडर की बात कर रहे हैं। तो पैसा कहाँ से कब अरेंज करना है, क्यों अरेंज करना है, ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि बिजनेस में होती हैं, और इन्हीं को रिकॉर्ड रखने का नाम अकाउंटिंग है। अब मैंने तुम्हें यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन का वर्ड क्लियर कर दिया, दूसरा वर्ड मैंने तुम्हें यहाँ पे क्लियर करना था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि होता ये है कि ये ईयरली बेसिस पे बनती हैं। ईयरली बेसिस पे बनती हैं, और क्यों बनती हैं, ताकि ये कुछ बिजनेस की इमेज बता सकें। भाई मैं अपने कारोबार से आउट हूँ साल के लिए, मैंने अपने कारोबार की कोई इमेज देखनी है, उसकी तस्वीर देखनी है कि किस तरह चल रहा है, भाई हम परफॉर्म क्या कर रहे हैं, हम कहाँ तक पहुंच गए हैं मार्केट में, अपना क्या नाम है, अपनी जेब में पैसा कितना है, कितना मजीद चाहिए, क्या क्या डिसीजंस लेने हैं। तो कोई रिपोर्ट्स मुझे मिलेंगी, कुछ पता होगा तो मैं उस पर फैसला कर सकूंगा ना। तो इसीलिए बिजनेस में बनती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके लेवल पे अगर मैं बताऊं तो दो किस्म की हैं स्टेटमेंट्स। एक है SOFP। SOFP बोले तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम इन फ्यूचर, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये यहाँ पे समझ लें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक स्टेटमेंट ये हुई, और एक बनती है एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, एक बात याद यहां पे रखनी है कि कुछ बिजनेसेस ये एसपीएल और एसओसीआई, क्योंकि बेसिक लेवल पे बच्चों को बताया जाता है कि एसपीएल और एसओसीआई सेम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एसपीएल और स्टेटमेंट होती है और एसओसीआई डिफरेंट स्टेटमेंट होती है। ठीक है। अब कुछ बिजनेसेस ना एसपीएल और ये ओसीआई ये इकट्ठी बना देते हैं, यानी ये दोनों स्टेटमेंट्स इकट्ठी बना देते हैं कुछ बिजनेसेस, और कुछ बिजनेसेस इनको अलहदा बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एसओसीआई क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। दोबारा सुन लो, कुछ बिजनेसेस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इकट्ठी बनाती हैं, कुछ बिजनेसेस अलहदा बनाती हैं। अभी फिलहाल एफ ए वन लेवल पे अभी के लिए इस चैप्टर के लिए समझो कि ये एक ही है जो आपको इनकम बताती है, और दूसरी स्टेटमेंट है आपके पास एस ओ एफ पी। पहली हो गई एस पी एल और ओ सी आई, और दूसरी हो गई एस ओ एफ पी। अभी के लिए आपने यही समझनी। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक एसपीएल और ओसी, जैसे ये एक स्टेटमेंट है, अब देखो यहाँ पे एसपीएल एंड ओसीआई यानी इकट्ठी बनी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इकट्ठी बनी हुई है। अभी किस तरह होती है? ये एक स्टेटमेंट है, अभी बिल्कुल रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये बताती क्या है, ये स्टेटमेंट बताती क्या है। तो देखो, ये रेवेन्यू यानी कि सेल्स जितना आपने कमाया उसमें से सारे खर्चे वर्चे माइनस करके एंड पे अगर देखो, बस आपने ये देखना है एंड पे आपको क्या बता रही है कि प्रॉफिट कितना हुआ। और उसके बाद आपकी स्टार्ट हो गई एसओसीआई। एसओसीआई भी होता है कुछ प्रॉफिट्स, लेकिन कहाँ से आते हैं प्रॉफिट? बेसिकली एट लास्ट अगर आप लाइन देखो तो ये आपको बेसिकली एंड पे आपकी जेब में कितना पैसा बच रहा है ये बताती है। एसओसीआई के बारे में सिर्फ, एसपीएल और एसओसीआई के बारे में सिर्फ अभी आपके लेवल पे ये पता होना चाहिए कि ये आपको बताती है कि आपके जेब में पैसा कितना बच रहा है। और ये बनानी किस तरह है, ये जो पूरे में दरम्यान में इसके कंटेंट्स हैं कुछ भी अभी के लिए रेलिवेंट नहीं है, अभी बस एक आइडिया के लिए, क्योंकि आपके स्टडी है पे पिक्चर थी तो मैं ले आया यहाँ पे। तो सिंपल एक आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये बताती है प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस। और एस ओ एफ पी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस, क्या होते हैं? ये आपके बिजनेस में ये बताती है कि आप कितने तगड़े हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपने इस साल कितना कमाया ये एक अलहदा बात है, और आप कितने तगड़े हो ये एक अलहदा बात है। इसको मैं एक मजीद आसानी से समझाता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आप इस काबिल हो कि आप ना पूरी मार्केट में लीड कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हो आप लीड कर सकते हो, उसके बावजूद आप बुरा परफॉर्म करते हो। तो परफॉर्मेंस एक अलग चीज है और आपका बड़ा होना एक अलग चीज है। तो आप कितने तगड़े हो ये एक अलग बात है, और आपने परफॉर्म क्या किया ये एक अलग बात है। एस ओ एफ पी बताता है बिजनेस कितना तगड़ा है। ठीक है। जिसका हम कहते हैं यार ये क्रिकेट टीम है, ये इतनी बेहतरीन टीम थी, ठीक है, फिर भी इन्होंने बुरा परफॉर्म किया, तो बेहतरीन टीम तो बेहतरीन ही रहेगी, लेकिन उसकी एक परफॉर्मेंस उस पे ये तो नहीं बोलेंगे कि वो बेहतरीन टीम नहीं है। और एक टीम है जो बुरी है और उसने अच्छा परफॉर्म किया। बेसिकली आप कितने तगड़े हो ये एक अलग बात है, कितनी पावर है आपके अंदर बिजनेस करने की एक अलग बात है। जो पावर है ना वो बताता है एस ओ एफ पी, और क्या परफॉर्मेंस दी, कितना प्रॉफिट कमाया, वो बताएगा एसपी। आपके लेवल पे बस इतना पता होना चाहिए, इससे ज्यादा पता नहीं होना चाहिए। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जिसमें मैंने आपको बताया एस ओ एफ पी या मैंने बताया एस पी एल, इसके यूजर्स कौन है, कौन इसको देखता है, यानी जब ये बनती है स्टेटमेंट साल के बाद, फिर कौन लोग ऐसे हैं जो इसको देखते हैं? तो आपके मैनेजर्स इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि मैनेजर्स देखेंगे ना कि अब हमने कैसा परफॉर्म किया, आगे क्या करना है, आगे की डिसीजन मेकिंग लेने के लिए मैनेजर्स को पता होना चाहिए। आपके ओनर्स, जो खुद ओनर है उसके लिए जरूरी है। टैक्स अथॉरिटीज, बेटा टैक्स अथॉरिटी तो फौरन पहुंचेगी, वो बोलेगी बताओ आपका प्रॉफिट कितना हुआ, उन्होंने टैक्स लेना है आपसे। फ्यूचर इन्वेस्टर्स, आपके बिजनेस में कोई ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो वो सबसे पहले क्या बोलेंगे? निकालो अपनी रिपोर्ट्स, हम देखते हैं आपका बिजनेस किस तरह, उसकी बेस पे वो इंटरेस्ट बनाएंगे कि उन्होंने इन्वेस्ट करना है या नहीं। बैंक, भाई बैंक भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि बैंक के पास आप जब लोन लेने जाते हो या बैंक के साथ कोई भी डीलिंग करने लगते हो तो वो सबसे पहले कहता है आप अपना बिजनेस दिखाएं, और बिजनेस आप दिखा सकते हैं एक ही चीज़ है और वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि वो क्लियर ट्रू एंड फेयर व्यू इमेज होती है बिजनेस की। उसके बाद सप्लायर्स, देखो जिन्होंने आपको माल देना है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखी, आपका बुरा हाल हुआ है, आपके ऊपर उधार ही उधार चढ़ा हुआ है, आपने माल खरीद लिया और खरीदा भी क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब कि आज खरीद के बोला महीने बाद पैसे दे देंगे, कल को महीने बाद, सप्लायर ने तो देखा ही नहीं था आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके पास पैसा ही नहीं है, अब आप लेट कर रहे हो।
तो सप्लायर तंग होगा ना, तो इसलिए सप्लायर्स पहले ही इंटरेस्टेड होते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने में कि आपके पास कितनी पावर है कि आप कल को उनका पैसा पूरा कर सकते हो। आप खुद 50% से ज्यादा लोन पे चल रहे हो, तो आप सप्लायर का पैसा क्या पूरा करोगे? ठीक है, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं इन यूजर्स के लिए, तभी ये यूजर्स हैं फाइनेंशियल ऑफ स्टेट फाइनेंशियल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये, और ये उनके यूजर्स हैं, बेसिकली यूज करते हैं इंफॉर्मेशन के तौर पे। अच्छा, अब कुछ अकाउंटिंग के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा, कुछ हमने ये देखा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट यूज करती है, कुछ हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा, ये बेसिक लेवल सारी चीजें पढ़ी जो कि एफ के लिए रेलिवेंट हैं। हम देखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब कि एक अकाउंटिंग की कोई भी इंफॉर्मेशन है, मैंने सेल्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है, मैंने परचेज का रिकॉर्ड रखा हुआ है, कोई भी चीज की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा हुआ है, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, टोटल 6 हैं ऑलमोस्ट, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली चीज, पहला पॉइंट, आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, कोई भी आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके रखी हुई है, वो इंफॉर्मेशन में रेलिवेंस होनी चाहिए। रेलिवेंस का मतलब ये होता है कि वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए। मैं एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं सेल्स मैनेजर हूं, सोचो मैं हूं सेल्स मैनेजर, मेरे पास बॉस आता है और बॉस आके बोलता है सर वो जरा प्रोडक्शन का मुझे डेटा दें। मैं बोलूंगा बेटा आपका दिमाग खराब हो गया, आप जाएं प्रोडक्शन मैनेजर से वो डेटा लें। भाई मैं तो सेल्स मैनेजर हूं। तो वो इररेलीवेंट बंदे से नहीं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट वो होती है जो एक्चुअली एक रेलिवेंट सोर्स से ली गई हो, एक ऐसे सोर्स से ली गई हो या ऐसी जगह से ली गई हो जो एक रेलिवेंट सोर्स है। और दूसरा, जो इंफॉर्मेशन पूछी गई है या किसी ने से पूछी है, वो उसके उस बात में रेलिवेंस हो, इस सेंस में कि जैसे मुझे मुझे किसी ने पूछा कि इस साल जो है ना वो सेल कितनी हुई, और मैं उसे बता रहा हूँ पिछले साल हम थोड़ा डाउन चले गए थे, उससे पिछले साल हमारे अच्छे हालात थे। भाई उसने आपसे सिंपल पूछा इस साल की सेल, आपको बस उतनी रेलिवेंट बात बतानी है जितना अगले को रिक्वायर्ड है। दूसरी बात है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, यानी इंफॉर्मेशन जो भी हो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी होनी चाहिए जो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन को इंडिकेट करती हैं। कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम फ्रॉम एरर। यानी कि एक इंफॉर्मेशन पहली बात कंप्लीट होनी चाहिए, आधी इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। यानी तो मेरे पास आए कि सेल्स जो है ना वो मुझे बताओ 3 साल की सेल्स कितनी है, अब मैं तुम्हें 2 सालों की बता रहा हूँ, तो बता तो ठीक रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, लेकिन जब कंप्लीट नहीं बता रहा तो तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो रहा। तुम्हें 3 साल की चाहिए थी क्योंकि तुम्हें प्रोग्रेस देखनी थी। तो कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, ये ना हो कि किसी की साइड लेके किसी की कोई चीज छुपाने के लिए, कोई ऐप छुपाने के लिए आप कोई चीज गलत लिख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। और एरर फ्री होनी चाहिए कि उसमें एरर ना हो। अगर ये तीन चीजें हैं तो इसका मतलब आपकी इंफॉर्मेशन फेथफुली रिप्रेजेंटेड है। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन की और भी कैरेक्टरिस्टिक है, वो है कंपेरेबिलिटी। यानी इंफॉर्मेशन ना कंपेरेबल हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ईयर 1, ईयर 2, ईयर 1 में मैंने, हम अभी पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट, FA1 में भी देखेंगे और MA1 में भी आप लोग देखेंगे। मटेरियल की इन्वेंटरी वैल्यू, मटेरियल इन्वेंटरी जो होती है, मटेरियल जो होता है उसकी वैल्यू जो रखते हैं हम, इसके डिफरेंट रूल्स हैं। अभी मैं आपको नाम नहीं बता रहा, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं जा रहा डेप्थ में। सिंपल ये है कि मटेरियल इन्वेंटरी वैल्यू के डिफरेंट रूल्स हैं, और वो रूल्स के मुताबिक ये गेम है कि आप जो है ना उन डिफरेंट रूल में से कोई एक रूल चूज कर सकते हो। आपने फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे 2 रूल्स हैं। अब दोनों तरीके से आप अकाउंटिंग कर सकते हो, पहले से भी दूसरे से भी, और दोनों तरीकों के मुताबिक जो वैल्यू डिफरेंट आती है। ठीक है, तो मर्जी होती है इसमें, आपका जो डाटा, वो जो मतलब स्टैंडर्ड है, या आपका जो जहां से आपको पता चलता है नॉलेज, वो कहता है कि ठीक है दोनों में से कोई भी यूज कर लो, अलाउ है। अब ये पढ़ोगे क्योंकि मैं ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब मैंने पहले साल में जो पहला रूल था उसके मुताबिक कैलकुलेशन की, और दूसरे साल में सेकंड रूल के मुताबिक कैलकुलेशन की। अब होगा ये कि जब मैंने दोनों साल डिफरेंट रूल्स के मुताबिक कैलकुलेशन की है, तो मैं इस वाली डाटा को इस वाले डाटा से कंपेयर नहीं कर सकता। मैं इस डाटा को इस डाटा से कंपेयर नहीं कर सकता। जब मैं ईयर 1 के डाटा को ईयर 2 के डाटा से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, तो फायदा नहीं है इंफॉर्मेशन को लेके चलने का। क्यों? क्योंकि कंपेरेबिलिटी क्यों जरूरी होती है? कंपेरेबिलिटी इसलिए जरूरी होती है ताकि हम देख सकें हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कितना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। भाई अगर, सोचो, खुद ही सोचो, अगर हम अपने आप को किसी चीज से कंपेयर नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि कितना ग्रो किया है, कितना डाउन किया है, तो हम अपनी ग्रोथ कैसे ला सकते हैं?
और अगर हम कंपेयर करते हुए गलत कंपैरिजन कर रहे हैं, एक फर्स्ट रूल वाली चीज को सेकंड रूल वाली चीज से कंपेयर कर रहे हैं, तो गलत हो जाएगी। तो ये होती कंपेरेबिलिटी, यानी डेटा में कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि आप कंपेयर कर पाओ। इसके लिए क्या होता है, कंसिस्टेंसी इन ट्रीटमेंट सो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी कंपेयर्ड। यानी कंसिस्टेंसी का मतलब कि अगर यहाँ पे रूल नंबर वन यूज किया है, तो यहाँ पे भी रूल नंबर वन ही यूज किया जाए, ताकि वो दोनों को आप कंपेयर कर सको। ये इंफॉर्मेशन की ताकत को बढ़ाता है। और कंपेरेबिलिटी बढ़ाने का मतलब कि आप कंपैरिजन करके अपने आप को ग्रो कर सकते हो, सही इमेज आप निकाल सकते हो। ये कैरेक्टरिस्टिक है, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। फिर वेरीफाइबिलिटी, के कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एविडेंस के साथ होना चाहिए। मतलब मैं आपके पास आया, आपने बोला इस साल मेरी इतनी सेल हुई है, मैंने कहा इनवॉइस निकालो, आपने कहा ये है इनवॉइस पहले 10 महीनों की और आखिरी 2 महीने की इनवॉइसेस मेरे से गुम गई हैं, तो मैं बोलूंगा बेटा ये वेरीफाइबिलिटी है ही नहीं इस इन्फॉर्मेशन में। वो इन्फॉर्मेशन सही है ही नहीं, जो वेरीफाई हो ही नहीं सकती, तो उसका कोई एविडेंस होना चाहिए और सही एविडेंसेस होने चाहिए। हम पढ़ेंगे ये भी FA1 में। फिर टाइमलीनेस, इंफॉर्मेशन अप टू डेट होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन टाइमली अवेलेबल होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कल सुबह 9 बजे मेरी एक जगह पे मीटिंग है, मैंने अपने मैनेजर को बोला कि कल मैंने सेल्स से रिलेटेड एक बंदे से मीटिंग करनी है, कल सुबह 9 बजे से पहले पहले मुझे सेल्स रिपोर्ट भेज देना। मैनेजर भूल गया, अगले दिन सुबह 2 बजे उल्टा कॉल करके बोला उस्ताद जी मैं तो हो गया हूँ लेट, ठीक है, अब मैं नहीं आ सकता। अब या मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं भेज पाया। अब मेरी मीटिंग 9 बजे थी, वो मुझे 2 बजे कह रहा है मैं नहीं भेज सकता, या 2 बजे उसने मुझे भेज भी दी है, लेट भेजी है, क्या उस इंफॉर्मेशन का मेरे लिए अब फायदा है? मेरी तो मीटिंग हो गई खत्म। तो बात यह है, इंफॉर्मेशन जब आपको रिक्वायर्ड है तब आपके पास अवेलेबल हो, तब फायदा है। इंफॉर्मेशन लेट पहुंचेगी और अप टू डेट नहीं होगी, या लेट पहुंचेगी या पुरानी इंफॉर्मेशन होगी, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी, तो उसमें फायदा नहीं है। तो इंफॉर्मेशन बेहतर तब होती है जब टाइमलीनेस वाला फैक्टर उसमें हो, यानी अप टू डेट हो, और जब चाहिए टाइमली आपके पास वो इंफॉर्मेशन पड़ी हो। और लास्ट पे, जनरली ये जितने भी रूल्स हैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है इसकी बस, ठीक है। ये नहीं कि आपको रट्टा लगाना है, FA1 में बिल्कुल रट्टा नहीं, बस एक आइडिया होना चाहिए आपको चीजों का। अच्छा, लास्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो अंडरस्टैंड की जा सके। यानी जो इन्फॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ओनर है वो एक देसी बंदा, उसको नहीं पता कि अकाउंटिंग क्या होती है। उसने मुझे बोला मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारी सेल्स कितनी हुई है। अब मैं अकाउंटेंट था, मैंने बीच में मुश्किल वर्ड यूज किए हुए हैं, डेबिट क्रेडिट, इतने से डेबिट हो गया, इतने से क्रेडिट हो गया, इतने से अलाउंस हो गया, इतने से रिकवरेबल डेट हो गया, डिफरेंट टर्म्स बोल दी। वो बोलेगा भाई मेरा इन चीजों से ताल्लुक नहीं है, मुझे बताओ अपनी जेब में कितना पैसा गया है, अपने को सेल कितनी हुई है, अपनी लागत कितनी है और जेब में कितना पैसा गया है। क्योंकि वो देसी बंदा है, उसको क्या पता। तो इन्फॉर्मेशन जिसको प्रोवाइड करनी है ये देख के प्रोवाइड करनी है कि अगले को समझ भी आएगी कि नहीं आएगी। तो यूजर जो भी है, जो इन्फॉर्मेशन देख रहा है, उसको प्रोवाइड करने से पहले आपको इस चीज को इंश्योर करना होता है कि इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल हो, क्लियर हो और कंसाइज हो, ज्यादा फैली ना हो इंफॉर्मेशन, ज्यादा कम ना हो, और क्लैरिटी हो। तब आप इंफॉर्मेशन को कह सकते हो, ये सारे पॉइंट्स पूरे होंगे तो आप इंफॉर्मेशन को कह सकते हो कि ये एक गुड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। यानी कि सारी बातें अगर पूरी हों, एक भी फैक्टर इसमें से फारिग हो गया, आपकी इंफॉर्मेशन फारिग हो, यानी कि सब कुछ आपकी सही बात, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन भी है, कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी सब है, लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है, तो इसका मतलब उस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह कोई भी बात हो, सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ हो, यानी कि वेरीफाइबिलिटी भी हो, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी हो, कंपेरेबिलिटी, सब कुछ हो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन टाइमली आपको ना मिले, तो उस इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। यहां तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ा। तो यार यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 100% कंप्लीट है। इट्स नॉट अ लॉन्ग चैप्टर, एक बेस आपकी पक्की हुई है। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह मिलते हैं, इसकी प्रैक्टिस भी होगी इसी के साथ अटैच्ड। और नेक्स्ट चैप्टर में फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज।